सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, पीटीएम क्लासेस में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है। इस इक्वेशन में हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आखिर ये इक्वेशन आई कहाँ से है, क्यों हम किन्हीं इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, किन्हीं को लीनियर इक्वेशन कहते हैं, तो किन्हीं को क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। आखिर क्या डिफरेंस होता है इन इक्वेशनों में, इन इक्वेशंस के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, हमें रूट्स कैसे फाइंड करने पड़ते हैं। वहीं पर हम ये भी बात करेंगे कि जो रूट्स हम फाइंड करते हैं उन रूट्स को हकीकत में कहाँ से लाया गया, कहाँ से प्राप्त किया गया है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि किन्हीं भी रूट्स को डायरेक्टली याद करते हैं, लेकिन वो कहाँ से आए हैं, किस तरह उनका निर्माण हुआ है, इन सब बातों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को अंत तक देखना नहीं भूलें। अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन की, सबसे पहले बात करें अगर डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में द पॉलिनोमियल इक्वेशन, द पॉलिनोमियल इक्वेशन whose highest degree is called quadratic equation। ओके, सो ध्यान देना, इस पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन लेनी है, ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन लेनी है। वो इक्वेशन कैसी लेनी है, तो जो इक्वेशन हम पॉलिनोमियल इक्वेशन लेनी है उसकी अगर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। अब पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ये पॉलिनोमियल होते क्या हैं, किनको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। तो अगर थोड़ी सी देर बात करें पॉलिनोमियल की, अगर बात करें पॉलिनोमियल की, तो जहां तक कि मुझे पता है कि मैंने कई क्लासों में स्टूडेंट से क्वेश्चन किया कई बार कि पॉलिनोमियल आखिरकार होते क्या है, पॉलिनोमियल आखिरकार होते क्या है। तो जिस तरह पॉलिनोमियल का हिंदी में नाम होता है, अर्थ होता है, मीन्स होता है क्या, बहुपद। क्या होता है, बहुपद, जिसमें बहु का मतलब होता है अनेक, पद का मतलब होता है जिसमें क्या है, मोर देन 2 टर्म्स। और इसी नाम के आधार पर हम क्या करते हैं, इसकी एक डेफिनेशन बना देते हैं। पॉलिनोमियल वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पद हो, जिनमें 2 या 2 से अधिक पद हो। और इसी डेफिनेशन को लेकर हम चल देते हैं, भाई हाँ यही पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इस डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में 2 एग्जांपल्स रख रहा हूं। एक तो 5 रख दिया, एक मैंने रख दिया x + 2 रख दिया, और एक रख दिया √x + 3 रख दिया। अगर हम उसी डेफिनेशन की बात करें कि भाई बहुपद या पॉलिनोमियल का मतलब ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, व्यंजक होते हैं जिनमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पद हो, 2 and more than 2 टर्म्स। देखो तो अगर उसकी बात करें तो ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। अरे नहीं होना चाहिए ना, इसमें कहाँ 2 पद आ रहे हैं, 2 टर्म्स इसमें कहाँ है, इसमें 1 ही पद है। और ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए, ये दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वास्तव में ये पॉलिनोमियल होगा, ये भी होगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब जो डेफिनेशन हम लेके बैठे थे अब तक कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें 2 and more than 2 टर्म्स हो, वही क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं।
लेकिन ये डेफिनेशन बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। पॉलिनोमियल का एक ही मतलब होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, कि होल नंबर होनी चाहिए, जिनमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना। अब 5 खुद कांस्टेंट है। होल नंबर का मतलब होता क्या है, 0 1 2 3 से लेकर कहां तक जाते हैं, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि चलो 5 अगर खुद एक पॉलिनोमियल है, लेकिन 5 में यहां पर भी कोई वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है, और जब इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी भी संख्या को अगर 1 से इंटू करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम ये भी जानते हैं कि चाहे कोई कांस्टेंट हो चाहे कोई वेरिएबल हो, अगर इसकी डिग्री या पावर 0 रख दें तो वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इस x की जगह कोई कांस्टेंट भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है। वहीं पर अगर मैं 5 के इंटू में x नोट कर दूं, 5 के इंटू में x नोट कर दूं, वहीं पर अगर हम 5 के इंटू में क्या कर दें, x नोट कर दें, तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि x की डिग्री एक क्या आ गई, होल नंबर आ गई। x की डिग्री क्या आ गई, एक होल नंबर आ गई। और यही मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल को उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग कभी भी डिफाइन नहीं किया जाता। इसमें हमेशा यही याद रखना है कि जो पॉलिनोमियल हम देख पा रहे हैं, क्या उसमें एक वेरिएबल की डिग्री होल नंबर है या नहीं। यहाँ पर देखो माय डियर, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट एक्स का मतलब होता क्या है, x की घात 1/2, और 1/2 खुद क्या आएगी, रेशनल नंबर है। होल नंबर थोड़ी है 1/2, अब होल नंबर नहीं है मतलब एक रेशनल नंबर आ गया। पॉलिनोमियल में एक ही कंडीशन दी गई है कि इसमें वेरिएबल जो भी आप ले रहे हो उसकी डिग्री एक क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर ये रेशनल नंबर आ ही गया तो इसको क्या हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, कभी नहीं कह सकते। तो माय डियर, मैं यही कहना चाहता हूं कि पॉलिनोमियल या बहुपद को कभी भी इसके नाम से डिफाइन नहीं करना है। इसकी एक यही एक डेफिनेशन होगी कि इसमें एक वेरिएबल की जो डिग्री है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो वो पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये तो हो गई पॉलिनोमियल की कहानी। अगर किसी पॉलिनोमियल को एक इक्वेशन के रूप में डिनोट करते हैं, मतलब इक्वल टू उसके क्या करते हैं, 0 कर दें, और उस इक्वेशन में उसकी हाईएस्ट डिग्री आपको 2 दिख रही है। एक पॉलिनोमियल को किसमें डिनोट कर दिया, इक्वेशन में, और एक उस इक्वेशन में उसकी हाईएस्ट डिग्री आप देख पा रहे हो जो कि 2 है। इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। गिवन इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर इसी की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, चाहे इसके कुछ एग्जांपल ले लो पहले, तो ये हो गया x² - 3x + 2 = 0। अब देख लो यहाँ पर x जो पूरी इक्वेशन आपको दिख रही है, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। कितनी हाईएस्ट डिग्री, 2 है। और अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है तो समझ जाना वो क्या है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहीं पर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि x² + 5 = 0। ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, etc। वहीं अगर बात करें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0 होती है। और जो सबसे मेन कंडीशन है इसमें वो यही है कि वेयर a ≠ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वेयर a ≠ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ऐसा क्यों लिया गया है, क्यों हम a को ≠ 0 ले रहे हैं? क्योंकि माय डियर आपको पता है
हम बात क्या कर रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन हम ले रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगी जब उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अगर हम a को इक्वल टू 0 कर देंगे, अगर इसको 0 ही कर दिया मतलब ये x स्क्वायर भी यहाँ से फिनिश हो गया, और x स्क्वायर अगर यहाँ से फिनिश हो गया मतलब उस टाइम आपको जो इक्वेशन बचेगी वो केवल क्या बच गई, bx प्लस c बच गई। और उस कंडीशन में आपके पास x की हाईएस्ट डिग्री केवल क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी, और इस कंडीशन में आप उसको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए सबसे जो जरूरी बात यही है कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन आप ले रहे हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हो, उसमें कभी भी हाईएस्ट जो टर्म एंड डिग्री, हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उसका कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इफ वी टेक, नोट लगा के लिख देना, if we take a equals to 0 then the given equation is linear equation। नोट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो उसमें कभी भी a इक्वल टू 0 नहीं लेना है, क्योंकि ये लेते ही आपकी क्या बन जाएगी, कि लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसको लेते ही क्या हो गया, कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आ गई। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। अब इसके बारे में एक दो बातें और हैं, अगर उनके बारे में डिस्कस करें, लिखना हियर, क्या लिखना है, हियर x रिप्रेजेंट unknown values, unknown value। Here x represent unknown value and ABC represent known numbers, इसका क्या मतलब है कि भाई देखो, आपको भी पता है कि चाहे कोई भी इक्वेशन हो, अगर आपको उसमें कोई भी वैल्यूज पुट करनी है तो वो हमेशा कहाँ करते हैं, हम एक चर में पुट करते हैं, अचर या वेरिएबल में पुट की जाती है। कांस्टेंट में कभी कोई वैल्यू पुट थोड़ी की जाती है। ये थोड़ी कह सकते हो आपकी 2 = 3 लेने पर पुट 2 = 3, हमेशा यही कहते हैं कि पुट x, जो x होता है उसका मान आप अलग अलग लेते हैं, हमेशा लेते हैं पुट x = 2, पुट x = 3 etc। ठीक है ना। तो हमेशा यहाँ पर जो x होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अननोन वैल्यूज को, और ABC क्या होते हैं, नॉन वैल्यूज होते हैं। अगर बात करें इन्हीं के कोएफिशिएंट्स की तो नेक्स्ट लिखना हियर x is the coefficient A is the coefficient of x square, B is the coefficient of x and C is the coefficient of x नोट, और कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं इसको।
ठीक है ना। यहाँ पर अलग अलग तरीके से हमने दिखाया है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और ये खुद क्या है, कांस्टेंट टर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है कि उसके इनटू में क्या आ रहा है, एक्स की घात या डिग्री कितनी आती है, पावर 0 आती है। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म को हम कैसे दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर x की पावर कितनी होगी, 0 होगी। तो वहीं ये किसका कोफिशिएंट हो जाता है, x0 का, या इसको हम कांस्टेंट टर्म भी पढ़ते हैं। अब अगर बात करें इनके रूट्स की, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की, किसकी बात कर रहे हैं हम, रूट्स की, कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के कौन कौन से मेथड काम करते हैं यहाँ पर। तो अगर इनके मेथड की बात करें तो नंबर 1 पर आता है इसका मेथड जो है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड। और नंबर सेकंड आता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इन्हीं दो विधियों से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड किए जाते हैं। अगर फैक्टर मेथड की बात की जाए तो फैक्टर मेथड में माय डियर सबसे पहले जैसे कोई भी आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज करो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो है x² - 3x + 2 = 0 है। देखो फैक्टर मेथड का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, फैक्टर मेथड को हमें खुद लगाना पड़ता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें खुद के द्वारा उसके फैक्टर दिए जाते हैं, ठीक है ना। अगर इसी मेथड की बात की जाए तो उसमें दो बातें याद रखनी है, एक तो कांस्टेंट टर्म को उठा लो और एक कोएफिशिएंट ऑफ x² उठा लो। एक तो कांस्टेंट टर्म उठा लो और एक उठाना है आपको कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर यहाँ कांस्टेंट टर्म की बात करें तो वो कितना है, 2 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब अगर किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट गिवन नहीं है तो मतलब उसको हम क्या मानते हैं, हमेशा 1 माना जाता है। अब देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म कितनी है, 2 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1 है। अगर 2 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा ना। अब इसमें किया क्या जाता है, देखो हमेशा ये करते हैं कि 2 को किसी ऐसी संख्या से डिवाइड किया जाए कि एक तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, उसका 0 आना चाहिए, और दूसरी बात ये होगी कि जितने टाइम्स भी डिवाइड किया जा रहा है, जैसे इसको 1 से डिवाइड करें तो कितनी बार होगा, 2 टाइम्स होगा। और हमें पता है कि 1 और 2 इन दोनों को ऐड किया जाए तो कितना आता है, 3 फाइंड होता है। और हमें चाहिए भी कौन, अरे 3 तो चाहिए ना। तो इसी को अगर इस तरह लिख दें कि x² - 1 + 2x + 2 = 0। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस है क्या, सिर्फ मैंने 3 को क्या लिख दिया, 1 + 2, और ये बेटाओ कभी भी अपनी मर्जी से नहीं लिखते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी संख्या आई और आपने खुद की मर्जी से उसको तोड़ दिया और लिख दिया। इस कंडीशन में आप एग्जैक्ट फैक्टर उसके नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आपको फैक्टर निकालने हैं तो इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। I mean, आपको सबसे पहले एक कांस्टेंट टर्म लेनी पड़ेगी और कोएफिशिएंट ऑफ x² लेना पड़ेगा। इन दोनों का गुना करके उसको एक ऐसी संख्या से डिवाइड करना है कि जितने टाइम्स बार वो डिवाइड होता है, अगर उनको हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए। अगर ये नंबर हमें फाइंड हो रहा है तो मतलब अब हम इनके बिल्कुल करेक्ट फैक्टर कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस और x इन दोनों का अंदर अलग अलग क्या कर रहा हूँ, इनटू कर रहा हूँ। तो कितना आएगा, एक तो आ गया -x और एक आ गया -2x + 2 = 0।
अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई, 4 टर्म्स है। अब यहाँ पर अगर 4 टर्म्स है तो इनको क्या करो, 2 टर्म्स या पेयर में 2 के क्या बना लो, यहाँ पेयर बना लो। अब इनमें क्या करना है कि सबसे पहले इनको उठाओ, पहली प्रथम या फर्स्ट 2 टर्म्स को, और इनमें देखो कि वास्तव में इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, वो फिनिश्ड हम क्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ भी x² और यहाँ क्या x है। अगर इन दोनों में हम x कॉमन ले लें, कॉमन का मतलब होता क्या है कि जो भी संख्या या नंबर आप कॉमन ले रहे हो उसका मतलब होता है कि उसका आपको इनमें अलग अलग इनको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहीं पर हम x² को x से डिवाइड करें तो कितना आएगा, x, ये जो साइन है ये नेगेटिव ही रहेगा माइनस, और x को अगर x से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। जो x - 1 यहाँ है, हमारी कोशिश यही रहती है कि यहाँ भी क्या बनना चाहिए, x - 1 ही बनना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का 2 कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा भाई, जरूरी थोड़ी है -2 ही कॉमन ले, +2 भी ले सकते हैं, क्योंकि +2 कॉमन लेते ही जो x है वो नेगेटिव को दर्शाएगा और यहाँ जो 1 है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें x पॉजिटिव चाहिए और 1 क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। और इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर -2 कॉमन लेते हैं और अंदर क्या आ गया, x - 1 आ गया और इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें, अब देखो यहाँ भी एक पेयर ही बन गया। देखो एक टर्म ये रही और एक टर्म है ये रही, और इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, x - 1। तो इनमें भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x - 1 कॉमन ले सकते हैं। x - 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो x टाइम r होगा, और इनको करेंगे तो कितनी बार होगा, -2 टाइम्स होगा, और इक्वल टू कितना है, 0 आ रहा है। तो आई मीन ये हो गया कि x - 1 भी इक्वल टू 0 है और x - 2 भी इक्वल टू 0। अरे भाई इनटू में तो है ना ये, और अगर ये इनटू में तो मतलब इनको अलग अलग भी इक्वल क्या कर सकते हैं, हम 0 भी कर सकते हैं। और 0 के अलग अलग इक्वल करने का मतलब है, देखो बेटा अगर 1 इधर नेगेटिव है तो हम अगर इसको LHS से RHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। मतलब x का एक वैल्यू तो 1 आ गई और एक वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। एक तो x की 1 आ गई वैल्यू और एक आ गई 2, और यही दो इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे, या ये x के 2, तो यही दो x की ऐसे वैल्यूज हैं, x के 2 ऐसे मान हैं जो गिवन इक्वेशन को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अगर बात करें परफेक्ट स्क्वायर मेथड की, देखो माय डियर, कभी भी अगर फैक्टर मेथड फेल हो जाए, फेल का मतलब है कि ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके सामने आ सकती हैं, फेस करनी पड़ सकती हैं जिनमें फैक्टर मेथड नहीं लगेगा, मतलब उन इक्वेशंस का आप गुणनखंड नहीं कर पाओगे। उस केस में क्या करना है, सीधा कहां जाना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड पर। और परफेक्ट स्क्वायर मेथड की भी अपनी कुछ स्टेप्स होती हैं। जैसे अगर देखो बात करें इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किसकी, x² - 3x + 2 = 0। वैसे हम इसी परफेक्ट स्क्वायर मेथड को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम किसके लिए देख रहे हैं, एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। परफेक्ट स्क्वायर मेथड की जो सबसे पहली स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप होती है, वो यही कहती है माय डियर कि हमेशा जो x² है या हाईएस्ट डिग्री का जो वेरिएबल है उसके जो कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो उसको 1 बनाना पड़ेगा। अगर 1 नहीं भी है तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री का वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट क्या है माय डियर, 1 है, मतलब यहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं है। स्टेप सेकंड क्या कहती है कि जो x का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है पहले उसका हाफ करो।
हाफ का मतलब होता है उसका इंटू 1/2 से कर दो। तो 3 का हाफ क्या होगा, 3/2 हो गया, और उसका स्क्वायर करो। पहले तो क्या करना है, हाफ करना है, और हाफ का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। और जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक बार उसको ऐड कर दो और एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x + 2। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है या नहीं। अगर 1 है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो उसको 1 बनाना पड़ेगा। अब जो सेकंड स्टेप हमारे पास आती है वो यही कहती है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, x का गुणांक है, पहले उसका हाफ करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार ऐड करो, एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर देखो अब 3 का हाफ कितना हो गया, 3/2 हो गया, और उसका भी क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। तो एक बार तो इसको क्या करना है, ऐड करना है इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और एक बार क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। एक बार तो क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और एक बार क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। नंबर 3 स्टेप क्या आती है कि जो भी आपने ऐड किया है उसको आप डायरेक्ट इन दो टर्म के बाद ले आओ। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे x² - 3x है उसके तुरंत बाद आप इसको ले आओ, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और फिर कौन आ गया, +2 - 3/2 का होल स्क्वायर = 0। अब ऐसा हमने क्यों किया भाई, हम इसी को इधर क्यों लाए, इसको भी तो ला सकते, इसने क्या गलत कर दिया, इसी को हम इधर क्यों लाए, ये भी तो आ सकता है ना। तो माय डियर मैं आपको बता दूं कि चाहे a + b का होल स्क्वायर हो, चाहे a + b का होल स्क्वायर हो, और चाहे a - b का होल स्क्वायर हो, चाहे a + b का होल स्क्वायर हो और चाहे a - b का होल स्क्वायर हो, दोनों कंडीशंस में a² और b² हमेशा क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। अगर साइन चेंज होता भी है तो सिर्फ क्या होता है, 2ab पर होता है। ठीक है ना। इसी को हम याद रखते हुए या ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, प्लस की 3/2 के होल स्क्वायर को कहाँ ले आते हैं, इस x की टर्म के तुरंत बाद ले आते हैं। अब देखो कहीं ना कहीं जो यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो इनमें अगर इसको कंपेयर हम इससे करें, अगर इसको कंपेयर किससे करें, इससे करें, तो इन दोनों में आपको क्या सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है। ये खुद एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना, और ये एक इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन में मगर यहां से और यहां तक की बात करूं और इन दोनों को कंपेयर करूं तो देखो बेटा, x² यहाँ है तो यहाँ a² है, यहाँ 3/2 का होल स्क्वायर है तो यहाँ b² है, और यहाँ क्या है -3x और माइनस यहाँ क्या है 2ab है। हमेशा याद रखना परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो दो टर्म्स या 2 टर्म्स को पकड़ लेना, एक तो यहाँ पर स्क्वायर और एक यहाँ पर स्क्वायर। ये खुद ए का काम करेगा और ये खुद किसका काम करेगा, बी का काम। जो चिन्ह या साइन यहाँ पर दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इक्वेशन है इसमें ए का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है, और यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, 3/2 कर रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये क्या बन गया, x - 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। अब आप अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपको वापस से यही फाइंड हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं, ये +2 है और ये माइनस कितना हो गया, 9/4 हो गया, और इक्वल टू कितना है, 0 है। अब इनको यहां से उठा के कहां ले गए, दूसरी साइड ले गए, तो क्या बन गया, x - 3/2 इक्वल टू, जो यहाँ ऋणात्मक या नेगेटिव है वो इधर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, 9/4, और माइनस का कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, या इनको थोड़ी देर क्या कर दो, सॉल्व कर दो।
अगर इनको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा 1/4 आएगा। कितना आएगा 1/4 आएगा। इसके बाद क्या करना है कि दोनों साइड क्या ले लो स्क्वायर रूट कर लो। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो मैं डियर ध्यान देना यहाँ पर होल स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या आ गया केवल x माइनस 3/2 और इक्वल टू ये कितना आएगा प्लस माइनस रूट 1/4। अब रूट 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, तो कितना हो गया x माइनस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 हो गया। अब देखो ये इधर जो माइनस 3/2 है इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो गया प्लस का 3/2 और प्लस माइनस कितना है 1/2 हो गया। एक बार अगर इसमें हम पॉजिटिव साइन ले लें, क्या ले लें पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो उसमें क्या होगा x इक्वल टू हो गया 3/2 प्लस 1/2 और ये क्या बन जाएगा 4/2 मतलब कितना आ गया 2 आ गया। तो देख लो यहाँ भी x का एक जो वैल्यू है वो 2 आ रही है और यहाँ भी x की एक वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। अगर इसमें हम नेगेटिव साइन लेके चले, अगर वहीं इसमें हमें नेगेटिव या ऋणात्मक चिन्ह लेके चले तो ये क्या होगा, तो ये बन गया x इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2 मतलब ये हो गया 2/2 इक्वल टू 1 हो गया। मेथड चाहे परफेक्ट या फैक्टर मेथड हो चाहे परफेक्ट स्क्वायर मेथड हो, हमेशा जो आपको रूट्स प्राप्त होंगे या फाइंड होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। जो रूट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं वही रूट्स आपको यहाँ फाइंड होंगे। लेकिन जब ये मेथड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने में फेल हो जाता है उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गए। सो अगर अब हम बात करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, किसकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड करने से पहले सबसे पहले हमें किस पर जाना पड़ता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड पर जाना पड़ता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता क्या है, उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं और उसी मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को वैसे ही सीधा ही याद कर लेते हैं और सीधा का सीधा उसको किसी क्वेश्चन पर अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये कैसे आया, कहाँ से आया, अगर इसकी बात की जाए तो इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करना पड़ता है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करना पड़ता है। और परफेक्ट स्क्वायर मेथड में मैंने आपको कुल मिला के 4 स्टेप्स बताए हैं। परफेक्ट स्क्वायर मेथड में कुल कितनी स्टेप होती हैं 4 स्टेप। और वही स्टेप अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल दिया गया है उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, पावर क्या है 2 है। और मैक्सिमम पावर अगर आपको दिख रही है किसी वेरिएबल की 2 है तो हम इजीली समझ सकते हैं कि वो क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो अगर उसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड आप यूज कर रहे हैं तो पहला काम ये होना चाहिए कि उसमें जो x² का कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए।
अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको आपको 1 बनाना पड़ेगा। और 1 ये कैसे बनेगा कि आप अगर इस पूरी इक्वेशन को या बोथ साइड्स को क्या करें, a से डिवाइड कर दो या इसमें सब में से एक क्या ले लो, कॉमन ले लो। भाई कॉमन लेने का मतलब भी तो यही होता है ना, ये हमने अगर यहाँ पर कॉमन ले लिया तो इसका मतलब क्या है कि इन जो तीनों टर्म्स हैं इनमें अलग अलग a से इनको डिवाइड करना पड़ेगा। और इनको a से डिवाइड करेंगे तो ये तो देखो a से a कट गया तो यहाँ पर x² आ गया, यहाँ पर क्या आएगा b/ax आएगा प्लस में c/a और इक्वल टू क्या है 0 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अगर इसकी बात करें हम, देखो माय डियर, ये एक खुद यहाँ पर इनटू में अगर इसको इधर ले जाएंगे LHS से RHS में ले जाएंगे, अगर यहाँ ये इनटू में है तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। और 0 को अगर हम किसी संख्या से डिवाइड करें तो वो भी क्या ही होता है, 0 ही प्राप्त होता है। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कैसे कि x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू क्या आ गया। सो ये तो हो गई हमारी स्टेप फर्स्ट हो गई, जिसमें हमने ये बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें सबसे पहला काम यही रहेगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और वो 1 तभी होगा जब आप या तो सभी टर्म्स को a से डिवाइड करोगे या उसमें से a आप क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे। अगर इसमें हम a कॉमन ले, इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी टर्म्स इसमें दी गई हैं इन सभी को आपको a से डिवाइड करना पड़ेगा। और फिर मैंने बताया था कि यहाँ a इनटू में अगर इसको LHS से RHS में ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। और अगर 0 को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 ही फाइंड होता है। अब देखो जो हमारे पास जो फिलहाल की इक्वेशन है वो किस फॉर्म में प्राप्त हो गई। अब हमारी जो स्टेप सेकंड होगी, जो इससे भी इंपॉर्टेंट है, स्टेप सेकंड वो क्या कहती है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है, मतलब x का गुणांक है, उसका सबसे पहले आपको क्या करना है, हाफ करना है, आधा करना है। उसका आपको स्क्वायर करके एक बार जोड़ देना और एक बार क्या करना है, घटाना है। अगर देखो बेटा इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, यह आ गया x² प्लस b/ax प्लस c/a। b/ax का हाफ क्या होगा, b/2a, और उसका स्क्वायर करके एक बार तो इसमें जोड़ दो और एक बार क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हम जोड़ते हैं उसको क्या करना है, पहले ले आना है, किसके बाद, x की टर्म के बाद। इसको अगर x की टर्म के बाद लाना है तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, x² प्लस b/ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a माइनस b/2a का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ गया, 0। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है माय डियर, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमेशा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी इक्वेशन का पार्ट है उस पर ध्यान अपना लाना है। जो आपका कंसंट्रेशन है वो सिर्फ यहीं तक होना चाहिए, केवल कहाँ तक, 3 टर्म्स तक ही। और यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये जो 3 टर्म्स हैं ये खुद a प्लस b के होल स्क्वायर जो हमारी आइडेंटिटी है उसका निर्माण कर रही है। तो इसी को हम किस तरह लिख सकते हैं, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको बता ही दिया ये कैसे लाना है, ठीक है ना। इनको आप जैसा है वैसा ही लिख दो, c/a माइनस b²/4a² और इक्वल टू कितना है, 0 आ रहा है। यदि इन 2 टर्म्स को जो एज ए कांस्टेंट दिखाई दे रही है, अगर इनको LHS से कहाँ ले जाएं, RHS में ले जाएं, तो जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये कितना आ गया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, b²/4a² और माइनस c/a आ गया।
नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर इसको तो ऐसे ही लिख दो, जो LHS साइड है उसको तो जो है वही सीधा कर, और इक्वल टू करके इन दोनों में एलसीएम लेना है। अब इन दोनों के अगर एलसीएम की बात करें तो कितना आएगा, 4a² आ गया। अब देखो माय डियर, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उससे डिनोमिनेटर से आप इसको डिवाइड करते हो, और डिवाइड करने के बाद जो भी आपको प्राप्त होगा या जितने टाइम्स बार वो डिवाइड होगा उसका इनटू हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से कर देते हैं। अगर इससे इसका गुना करेंगे या इनटू करेंगे तो कितना आएगा, b² माइनस दे ही रखा है। अब a से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, 4a टाइम होगा, और 4a टाइम डिवाइड होगा तो इनटू करने पर कितना आ गया, 4ac आ गया। दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट लेने पर ये 2 तो हट जाएगा, तो क्या आ गया, x + b/2a आ गया, इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac/4a²। अब जो बात आती है, कोई भी अगर क्वेश्चन जैसे कहीं भी प्रत्येक स्टेप एक अपना एक क्वेश्चन क्रिएट कर देता है माइंड में। यहाँ पर अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा होगा तो वो सिर्फ यही होगा कि भाई स्क्वायर रूट लेने पर यहाँ प्लस माइनस क्यों आता है, स्क्वायर रूट लेने पर यहाँ प्लस माइनस क्यों आता है। इसके लिए हम करते क्या है माय डियर, देखो कभी आपने देखा होगा जैसे ये x² क्या है, 4 है, ये कोई गिवन इक्वेशन है और वो भी कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो रूट्स हम निकालते हैं वो वही मान होते हैं, वही वैल्यूज होती हैं जो गिवन इक्वेशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, उन्हीं को हम इक्वेशन के क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें पता है कि x अगर 2 लें तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी कितना है 4, तो दोनों क्या है, LHS हो गया RHS, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। वहीं अगर x की वैल्यू हम -2 भी लेकर चलें तो भी -2 का होल स्क्वायर भी कितना होता है, 4 होता है। तो कभी भी अगर पावर एक इवन नंबर दी गई हो, किसी भी वेरिएबल की पावर इवन नंबर दी गई हो, तो उसका स्क्वायर रूट लेने पर हमेशा क्या इंक्लूड करते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि उस कंडीशन में जो प्लस के नंबर्स उसको सेटिस्फाई करते हैं वहीं पर माइनस के भी नंबर्स उसको सेटिस्फाई करते हैं। अब देखो अगर इस टर्म को हम LHS से RHS में ले जाएं तो क्या होगा, -b/2a हो गया, प्लस माइनस इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ b² माइनस 4ac, और अपॉन में रूट ऑफ 4a² को मैं लिख रहा हूं माय डियर 2a का होल स्क्वायर, और ये 2a का होल स्क्वायर है, मतलब इस स्क्वायर से क्या कट गया, स्क्वायर रूट कट गया, तो ये क्या आ गया, माइनस का b/2a प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac, और अपॉन में कितना आ गया, 2a आ गया। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर एलसीएम लें तो कितना आएगा माय डियर, 2a आएगा, और 2a एलसीएम आते ही अब हम क्या करेंगे, हमारा वही मेथड फिर से अप्लाई होगा कि 2a से अगर इस 2a को डिवाइड करें तो कितने टाइम्स बार हो रहा है, 1 टाइम्स बार हो रहा है, और उस 1 का इनटू अगर b से करें तो क्या आ गया, -b आ गया, और वही प्रोसेस से यहाँ काम करेगा तो यहाँ भी क्या आ गया, रूट ऑफ b² माइनस 4ac आ गया। और ये जो गिवन फॉर्मूला है ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूला को हम इस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही फाइंड किया जाता है। अब अगर बात करें इनकी रिलेशन की तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा
रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट के जो बिटवीन हम रिलेशन फाइंड करते हैं तो उसमें दो प्रकार के रिलेशन हमारे सामने आते हैं। जो पहला रिलेशन होता है वो होता है कि किन्हीं भी दो रूट्स के सम कैसे निकाले जाते हैं और किन्हीं भी दो रूट्स के मल्टीप्लिकेशन को किस प्रकार दर्शाया जाता है। अगर बात करें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और उसी के मूल हमें क्या दे दिए, एक तो अल्फा दे दिया और एक क्या दे दिया, बीटा दे दिया। आपको जैसे कि पता है कि हमने अभी भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात की थी। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या काम आता है कि अगर कहीं पर फैक्टर मेथड काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके उसके रूट्स फाइंड करते हैं। और ऐसी कंडीशंस वैसे बेसिकली आपको इमेजिनरी रूट्स में ही देखने को मिलेगी ज़्यादातर, ठीक है ना, जहाँ पर आपका फैक्टर मेथड क्या होगा, फेल होगा। अब यहाँ पर हमने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था वो क्या था कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम एक बार प्लस या पॉजिटिव लेते हैं और एक बार क्या लेते हैं, नेगेटिव, और इन्हीं से हम क्या करते हैं, इनके अलग अलग रूट्स फाइंड करते हैं। अगर मैं ये मान रहा हूं कि चलो एक बार हमने जब पॉजिटिव लिया था तो हमें रूट कौन सा मिला है, कौन सा फाइंड हुआ है, अल्फा हुआ है। तो अल्फा को हम इस तरह लिख रहे हैं कि माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आ गया, 2a आ गया। और वहीं अगर हम नेगेटिव साइन लेके चले तो बीटा कितना आएगा, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आ गया, 2a आ गया। जो इनमें जो रिलेशन फाइंड करते हैं उनमें सबसे पहले कंडीशन क्या आती है कि हमें जो रूट्स दे रखे हैं उनका क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है, सम ऑफ रूट्स। अब सम का मतलब क्या हो गया कि जरूर उन रूट्स को क्या जोड़ा होगा, सम किया होगा, अल्फा प्लस बीटा। अगर इनका सम करना है तो देखो माय डियर, अल्फा का मान ये दे रखा और बीटा का मान ये दे रखा। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और प्लस कितना आ गया, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक तो अल्फा की वैल्यू है और एक क्या है, बीटा की वैल्यू है। दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो कितना आएगा, 2a। तो इधर तो आ गया माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस का इंटू अगर माइनस या नेगेटिव बी से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ये दोनों सेम है, अब इनमें एक तो पॉजिटिव और एक क्या नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। वैसे एग्जाम में आपको इस तरह नहीं काटना है, ठीक है ना। अब ये दोनों एक दूसरे से कट गए, मतलब अब हमारे लिए क्या प्राप्त हो गया, अल्फा प्लस बीटा। माइनस का देखो ये माइनस बी है और ये माइनस बी है, तो ये हो गया माइनस का 2b अपॉन 2a, तो मतलब माइनस का b अपॉन a आ गया।
तो अल्फा प्लस बीटा में जो बी है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। तो कभी भी आपको सम ऑफ रूट्स निकालना हो या रिलेशन निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और उसको इस तरह हम फाइंड करते हैं। अगर नेक्स्ट इसी में बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स की, किसकी माय डियर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स की बात करें तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या होगा, सेकंड नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, मतलब यहां पर दोनों रूट्स का क्या करना है, इंटू करना है, और दोनों रूट्स का इंटू करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आ गया, 2a, और इंटू क्या आएगा, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जैसा कि आप जानते हो कि एक तो आता है a प्लस बी और एक आता है a माइनस बी, और ये क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, माइनस बी, और b का काम कौन कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पर क्या है, माइनस। अगर दोनों को हम सॉल्व करें तो कितना होगा, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा हो गया माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया, 2a आ गया। ठीक है, अब देखो आगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर। अब माइनस यहाँ पर देखो ये स्क्वायर रूट है और यहाँ पर ये स्क्वायर दे रखा है, तो एक दूसरे को दोनों क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, और इनको अगर एक दूसरे को कट कर देंगे, काट देंगे, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में कितना है, 2a। इस माइनस का अंदर क्या कर दो, इंटू कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का 4ac, और अपॉन में कितना है, 2a। यहाँ पर इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट गया, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 4ac अपॉन 4 ac अपॉन, देखो माय डियर, यहां पर जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो 2a की जगह कितना आएगा, 4a स्क्वायर, ये भी कितना होगा, 4a स्क्वायर। जब 4ac अपॉन 4a स्क्वायर करेंगे तो देखो 4 से 4 गया, इस a से ये गया, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, c अपॉन a आ गया। c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हो गया, और a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर इनमें हम रिलेशन फाइंड करें तो दो प्रकार के हमें रिलेशन प्राप्त होते हैं, एक होता है सम ऑफ रूट्स और एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। ओके माय डियर।